हमने लास्ट क्लास में जो है वो कुछ ग्रीडी एल्गोरिथम डिस्कस किया था और ग्रीडी के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो किया था। जैसे ग्रीडी चॉइस है और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है, क्या होते हैं ये। और इसके बाद हमने इससे पहले ही बल्कि 3 एल्गोरिथम हमने ग्रीडी के जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें से एक तो है वो एक्टिविटी सिलेक्शन और एक था आपके पास अपमैन कोडिंग और तीसरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और इसके अलावा बहुत सारे और मेथड हैं जो कि ग्रीडी बेस पे सॉल्व होते हैं। रजिस्टर एल्गोरिथम है और बहुत सारे मेथड जो है हम ग्रीडी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने अभी 3 एल्गोरिथम कराए और उसकी कुछ प्रूवनेस की तरफ भी हम कहते हैं कि ग्रीडी क्योंकि हर वक्त हर क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता है। तो क्योंकि हम तो नोन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अगर हम ये सोचते हैं कि ये जो ग्रीडी एल्गोरिथम है, this is the first time we are going to solve this problem, so how you will basically prove this is the basically optimal solution जो आपने हासिल किया है, जो हमने हासिल किया है। अगर हम ही इसके इन्वेंटर होते तो हमें ये प्रूव देना होता कि ये बेसिकली एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो हमने दिया है, क्योंकि there are several feasible solution and among the several feasible solution we have to choose the one optimal solution। तो हमने जो तरीकेकार देखा वहाँ पे उसका प्रूफ भी जो है वो हमने देने की कोशिश की कि ये जो है बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली उसकी करेक्टनेस। अब क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिकल इन्वॉल्व थी तो कुछ बातें उसमें समझ में आ गई, कुछ नहीं आई। तो ये तो इस कोर्स का मतलब पार्ट रहेगा, या हम हमारे अपने मतलब कन्फ्यूजन है उसको हम खुद पढ़ के जो है वो कन्फ्यूजन को दूर करें। लेकिन ये बात जहन में रहे कि ग्रीडी के लिए मैथमेटिकल प्रूफ देना जरूरी है, क्योंकि हर मेथड ग्रीडी से ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता। यानी आप कहते हैं कि जो रिजल्ट मैंने लिया है हो सकता है कि उससे बेहतर ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसके अंदर छुपा हुआ हो और हमें पता ना हो। जैसे हमने मैं ऐसी रिवीजन के लिए बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन करते हैं स्टूडेंट थोड़े कम है भी। तो जैसे हमने बात की थी कि एक्टिविटी सिलेक्शन के अंदर कि अगर आपने फर्स्ट वाले जो असेंडिंग ऑर्डर में किया था, आपने अरेंज किया था, तो अगर फर्स्ट एक्टिविटी से सिलेक्शन ना करें, सेकंड से करें, तब भी आपको किसी जगह पे सेम वही एक्टिविटीज नंबर ऑफ एक्टिविटीज मिल रही थी जो आपने फर्स्ट से सेलेक्ट किया। लेकिन जो आपने फर्स्ट को छोड़ के सिलेक्शन की है उसमें ये श्योरिटी नहीं कि हर दफा ये ऑप्टिमल होगा। लेकिन ये जरूर था कि अगर आपने उसको फर्स्ट से सेलेक्ट किया होगा, पहली एक्टिविटी को अगर असेंडिंग फिनिशिंग असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है तो पहले से अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये श्योरिटी है कि ये ऑप्टिमल होगा। ये बात अगर मैं और आप क्लेम करें तो उसका प्रूफ भी देना होगा। तो प्रूफनेस जो हमने लास्ट क्लास में की थी तो वो बेसिकली हम बता सकते हैं कि इस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद अब थोड़ा सा हम जो है वो उसको स्टॉप करते हैं, फिर उसके बाद डायनेमिक एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। 2-4 डायनेमिक एल्गोरिथम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ 1-2 एल्गोरिथम मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, तो एक कलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम हो जाएगा। और फिर हम कंपैरिजन ये करेंगे कि ये क्वेश्चन है और अगर मैं इसको ग्रीडी से करूँ तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, और अगर डायनेमिक उसको सॉल्व कर दे रहा है। और अगर कुछ क्वेश्चन जैसे स्पैनिंग ट्री है उसको मैंने डायनेमिक से हम ऐसे बनाते हमने डायनेमिक से क्यों नहीं एनालाइज किया, और अगर हम स्पैनिंग ट्री के अलावा कटिंग डॉट प्रॉब्लम है उसको डायनेमिक से क्यों नहीं किया। तो ऐसा क्या इशू है कि कोई क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसको ग्रीडी से सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको डायनेमिक से सॉल्व कर रहे हैं, तो इनके एक दूसरे की क्रॉस प्लेटफॉर्म करके भी देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है। तो जैसे हमने उसमें स्पैनिंग ट्री में कहा था कि स्पैनिंग ट्री में वैसे तो हमने कोशिश ही नहीं की क्योंकि हमने अभी तक डायनेमिक नहीं पढ़ा था। जब डायनेमिक एल्गोरिथम को पढ़ लेंगे तो फिर हमें इसके क्रॉस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करना जो है आसान होगा। लेकिन फिर भी डायनेमिक एल्गोरिथम चलो हम उसको पहले डिस्कस कर लें, फिर हम इसके क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। अच्छा देखो, डायनेमिक एल्गोरिथम यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली ये तो उसकी कुछ बेसिक बातें लिखी हुई आपने पढ़ ली होंगी, स्लाइड्स शेयर की हैं जो मैंने, कि इट वाज इन्वेंटेड बाय द प्रोमिनेंट यूएस मैथमेटिशियन रिचर्ड बेलमैन। इसका एक मशहूर एल्गोरिथम भी है जो हम पढ़ेंगे आगे, बेलमन फोर्ड के नाम से। तो वो भी बेसिकली इसी के बेसिस पर प्रूव हुआ था और उसके बाद फिर डायनेमिक एल्गोरिथम है वो पॉपुलर हो गया। कहता है जर्नल मेथड फॉर ऑप्टिमाइजिंग द मल्टी स्टेज डिसीजन प्रोसेस, और ये भी बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो मिनिमम वैल्यू के लिए हो चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हो।
अच्छा, ठीक है। तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन है और इसके अंदर भी सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसके अंदर भी जैसे पहले हमने ग्रिडी में किया, इसमें भी सब प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लेकिन जो सब प्रॉब्लम होंगी वो बेसिकली इसमें अगर 4 सब प्रॉब्लम है या 5 सब प्रॉब्लम है तो हम इसके सब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो उसको बेसिकली रीयूज जो है वो हम करते हैं किसी भी सब प्रॉब्लम को। तो ये भी हम आगे समझ में आ जाएगा, हमें आसान बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। तो कहता ये है कि द वर्ड प्रोग्रामिंग इज in the name of this technique stands for the planning and does not refer to the computer programming। यानी जो प्रोग्रामिंग है ये प्लानिंग के तहत आता है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग नहीं है बेसिकली। और मैं अभी देख रहा था तो कहते हैं प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली जहाँ पर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग इस तरह के वर्ड होते हैं ना, तो ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं और यूएस में उसको बेसिकली प्लानिंग और इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। तो इसका मतलब वहाँ से ओरिजिनेटेड है ये, आई थिंक सो। लेकिन साइंटिस्ट यूएस का था, ये बाद में चेंज हुआ है, क्या हुआ। तो प्रोग्रामिंग मीन्स बेसिकली प्लानिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अब देखिए ये वर्ड यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करता है। यानी एक काम जो आपने कर लिया है और अगर उसका यानी वो दोबारा उस एल्गोरिथम में यूज हो रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट थिंग अगेन एंड अगेन। ये बिल्कुल आम सी बात है और हम एज अ प्रोग्रामर जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो लोग इसको बआसानी यूज भी कर रहे हैं। कि जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाने का मकसद ये होता है कि हम मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर में कई कीज होती हैं जो डिफरेंट जगह पे पेस्ट होती हैं। तो अगर मैं एक की का डिजाइन कर लूँ तो मैं उसके अंदर से कोऑर्डिनेट पास करके उसकी दूसरी पोजीशन में प्लेस कर सकूँ। फंक्शन तो डिफरेंट होगा लेकिन उसको शो करने वाला जो फंक्शन है कि एक कैलकुलेटर का बटन, दूसरा कैलकुलेटर का बटन, तीसरा। तो अगर मैं सिर्फ 3 पैरामीटर्स इसमें से पास करूँ, एक बटन बना लूँ और 3 पैरामीटर्स, उसकी लोकेशन XY और उसके ऊपर लिखा जाने वाला टेक्स्ट, बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, फंक्शन तो उसके पीछे चलेगा लेकिन मैं इस तरह से कैलकुलेटर कॉल कर सकता हूँ और एक दफा फंक्शन बनाऊंगा। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग यही कहता है कि आप जो है वो बेसिकली एक दफा किसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो उसको स्टोर कर लें ताकि अगर आगे ये कॉल हो तो उसको रीयूज करें। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। जब हम उसको तोड़ेंगे तो जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगी वो इस तरह से सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो ये तो अभी ज़्यादा थ्योरी है, तो हमें जो बात हो रही है उसको जिस लेवल पे थ्योरी है उस लेवल पर समझ मतलब ओके ही कहना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सही है बात। लेकिन जब तक इसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इसके इश्यूज पे नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा क्या बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। Typically, these subproblem arise from the recurrence relating solution to the given problem with the solution to the smaller subproblem on the same time। यानी अगर आप देखें तो रिकरेंस में क्या होता है, रिकरेंस में बिल्कुल हमने ये देखा कभी मैं शायद मैंने मर्ज सॉर्ट की कोई बात की थी यहाँ पे नहीं की थी, लेकिन रेफरेंस जो मैंने पढ़ाया था उसमें हम देख रहे थे कि जब हम यहाँ पे कोई कॉल करते थे तो आगे जाके एक कॉल होता है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि f(n) की कॉल कर रही है, f(5) की कॉल कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे f(3) की कॉल आई है यहाँ पे, ठीक है, और आगे जाके यहाँ पे f(2) की कॉल आ गई और राइट साइड पे भी कहीं पे स्टार्ट ही f(2) से हुआ है मिसाल के तौर पे। तो ये जो f(2) की अगर 4-5 ब्रांचेस और हैं और ये आगे जाके सॉल्व कर रहा है और आपने यहाँ पर f(2) को सॉल्व कर लिया है, दिस इज 2, f(2) को सॉल्व कर लिया है, रिकर्जन की बात हो रही है, इन्होंने भी रिकर्जन ही कहा है कि रिकर्जन में ज्यादा ऐसा इशू नजर आता है हमें। तो अगर ये f(2) सॉल्व हो गया और इसकी इस ब्रांच f(2) कब सॉल्व होगा, जब इसकी ये वाले रिकर्सिव ब्रांचेस या ये वाले ब्रांचेस सॉल्व हो जाएंगे तो f(2) का आंसर आ जाएगा। तो जब हम इस जगह पे पहुंचे तो फिर हम दोबारा f(2) को सॉल्व ना करें बल्कि इसका रिजल्ट स्टोर कर लें हम कहीं पे और रीयूज को जो है कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। तो इसको कहते हैं बेसिकली ये ओवरलैपिंग ऑफ द सब प्रॉब्लम। देखिए ये f(5) का सब प्रॉब्लम है और ये f(5) का सब प्रॉब्लम है। ये जो f(5) के सब प्रॉब्लम है हमने एक जगह सॉल्व कर लिया है, ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, कि उसको बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस बात को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वी आर रीयूजिंग द सब प्रॉब्लम rather than solving the overlapping sub problem again and again. Dynamic programming suggests
solving each of the smaller sub problem only once and recording the results in a table from which we can then obtain a solution to the original problem. उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सब प्रॉब्लम जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये नहीं देखा जाता कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं, या इस वक्त कौन सा बेहतर है ये नहीं देखा जाता, बल्कि जो सब प्रॉब्लम हम गैस करते हैं कि भाई इसमें से सारे ऑप्शन को इस्तेमाल करके चेक किया जाता है कौन सा बेहतर है। लेकिन अगर सारे ऑप्शन को हम डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो फिर वो एक बड़ा कॉस्टली फंक्शन बन जाता है। तो फिर उसमें हम सॉल्व करके रख लेते हैं और उसके बाद फिर उसको बाद में रीयूज करना शुरू करते हैं। ये जो ज़्यादा ट्रिकी है तो मैं अभी आगे स्लाइड्स में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ इस बात को। ये कुछ बातें इसमें थोड़ी सी लिखी हुई है। कहता है पावरफुल एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक है ये। लार्ज क्लास ऑफ सिमिलरली एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम हैव अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन ओनली BRDP, यानी बहुत सारी ऐसी क्लास ऑफ प्रॉब्लम जो कि एग्जॉस्टिव सर्च के जरिए ब्रूट फोर्स में हम करते थे। मैं आपको नाम लेता हूँ, आप जरूर उसको देखिएगा जब रमजान, अभी तो शायद टाइम कम मिलता हो लेकिन रमजान के बाद टाइम मिले आपको तो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा कि अगर आप इसको देखें। मिसाल के तौर पे नैपसैक का प्रॉब्लम है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे पावर सेट कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम अगर हम एग्जॉस्टिव सर्च से करें और ब्रूट फोर्स की कैटेगरी में रहते हुए करें, जितने नाम मैंने लिए हैं ये सब जो है बेसिकली एक्सपोनेंशियल रनिंग टाइम देते हैं। यानी अगर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता और नहीं डेवलप होता तो ये सारे प्रॉब्लम जो मैं अभी क्या, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम, इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली एग्जिस्ट करती एक्सपोनेंशियल कैटेगरी के अंदर 2 की पावर n फॉर्मेट। यानी जैसे मिसाल के तौर पे अगर नैपसैक का प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जाते हैं तो नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली फैक्टोरियल इशू देता है और फैक्टोरियल बहुत हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। इसी तरह से अगर मैं सबसेट बनाने जाता हूँ तो सबसेट जो है वो 2 की पावर n जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़, जैसे आपको याद होगा हमने बात की थी कि आपके पास डिफरेंट पार्सल्स हैं और आपने उस पार्सल के अंदर उसके वर्थ के हिसाब से एक सेट सेलेक्ट कर लेना है। तो आप कहेंगे मैं सारे पॉसिबल सेट बना लूंगा और उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्थ का वो पिक कर लूंगा। एग्जॉस्टिव सर्च कर लिया आपने तो फिर बेसिकली जो ये और ब्रूट फोर्स मेथड लगाया तो उसमें जो हाईएस्ट, लेकिन उसको बनाने में जो टाइम लगेगा वो बेसिकली उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डीपी कहता है इस चीज़ को हम बेसिकली रिजॉल्व करेंगे इस एग्जॉस्टिव सर्च को, और डीपी के थ्रू उस एक्सपोनेंशियल का रिजल्ट लीनियर में शिफ्ट हो जाएगा। इतना आप एडवांटेज जो है डायनामिक एल्गोरिथम से उठाएंगे। तो कहता है पर्टिकुलरली फॉर द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मिन मैक्स फॉर लाइक द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम और इस तरह के दूसरे प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया। क्या कहता है डीपी केयरफुली ब्रूट फोर्स, यानी ब्रूट फोर्स के केसेस को बहुत केयरफुली आप हैंडल करेंगे, यानी ब्रूट फोर्स एग्जॉस्टिव सर्च के केसेस को बहुत ही ज्यादा केयरफुली आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो वो डीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। कहता है किस तरह होगा, कहता है कि रिकर्जन प्लस रीयूज, यानी इस बेसिस पे हम इतने डीपी को जो है वो देख रहे होंगे कि रिकर्जन लगाएंगे और रीयूज करने का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड करेंगे तो हमें बेसिकली डीपी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी इसमें जाहिर है कि स्टार्ट में तो बहुत ही ऐसी चीज पढ़ाई जाती है जो आपने समझ आ जाए और आप उसको ग्रैब कर लें ताकि बाद में उसके थोड़े से डिफिकल्ट स्टेप पे जाना हमारे लिए आसान हो। तो इस बेसिस पे एक एल्गोरिथम इन्होंने यहाँ पे पेश किया है जिसमें हम अपनी डीपी को समझ सकेंगे इनिशियली और उसके बाद फिर हम इसके हार्डर प्रॉब्लम की तरफ जो है वो मूव करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस सेम होंगे, इसका एल्गोरिथम कि राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस बराबर है, इक्वल है या नहीं है। तो इसको अगर इसके एल्गोरिथम को लिखना है आपने कि राइट और लेफ्ट पैरेंथेसिस इक्वल है या नहीं है, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन सही हुई भी या नहीं हुई, जैसे आप पाइथन पे टेक्स्ट जस्टिफिकेशन के तौर पे लिखते हैं, तो इनके जो एल्गोरिथम है वो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होते हैं। अगर हम इसको डायनामिक से ना करें तो फिर ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल केस के अंदर चले जाएगा। मैं यही कहता हूँ कि क्योंकि हम डायरेक्टली अपनी प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर इन चीज़ों को देखते नहीं, तो ये तो कोर बेसिस पे पढ़ाया जाता है। अगर आप अपनी कोर डेवलपमेंट करेंगे तो आपको ये एडवांटेज हो, गूगल ने बैठ के कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट में या कुछ ऐसी कंपनी में, तो फिर इनका हमें एडवांटेज नजर आता है। अच्छा है, तो इस बेसिस पे एक बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल हम पिक करते हैं जो हमने अपने अंडरग्रेड में पढ़ा था और उस एग्जाम्पल को लेके हम समझते हैं कि इसमें डायनेमिक लगाएंगे तो फायदा कैसे होगा और फिर उसके बाद हम हार्डर प्रॉब्लम की तरफ आस्ते आस्ते सेपरेट करेंगे।
वो भी ये भी इंक्लूड होगा कोर्स के अंदर। तो कहता है फिबोनाची सीरीज को हम देखना चाहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो हमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबको पता ही है कि फिबोनाची सीरीज जो है बेसिकली वो क्या होती है, 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन, यानी प्रीवियस 2 को ऐड करके करंट नंबर हासिल किया था। यानी इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द 1 तो इट मींस 0 और 1 इज 1, यानी इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द 2 तो प्रीवियस 2 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। अब अगर कोई कहे कि इसका रिकर्सिव बेस एल्गोरिथम लिखना है तो आप आसानी इसको लिख सकते हैं कि अगर इसके 0 है लोकेशन तो 0 और लोकेशन 1 है तो 1। शुरू के दो तो हार्ड कोडेड है, ये वाले दो तो हार्ड कोडेड होते हैं। तो अगर 0 लोकेशन है तो 0 और अदरवाइज इसके अलावा कोई लोकेशन है तो फिर आप इसको इस तरह फाइंड करेंगे, 5 ऑफ n-1। ठीक है, देखें 5 ऑफ n का ये एल्गोरिथम आप लिख रहे हैं, ये मैथमेटिकल रिकर्जन लिख रहे हैं, इस तरह से तो 5 ऑफ n का रिकर्जन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 5 ऑफ n-1 प्लस 5 ऑफ n-2। ठीक है, अदरवाइज केस यानी 0 और 1 लोकेशन के अलावा कोई लोकेशन होगी तो बेसिकली इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, 5 ऑफ n-1 प्लस 5 ऑफ n-2। सही है, तो ये बेसिकली रिकर्सिव। इसके ट्री अगर हम बनाएं इस 5, अच्छा इसका एल्गोरिथम भी लिख लेते हैं, तो मैथमेटिकल है तो ये बेसिकली एल्गोरिथम में भी बिल्कुल मैंने आपसे पहले कहा था जब हम रिकर्जन पढ़ रहे थे कि मैथमेटिकल रिकर्जन को हम अपने एल्गोरिथम में भी आसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। कहता है फिबोनाची सीरीज एल्गोरिथम इस तरह लिखा जाएगा कि 5 of n is equal to if n is equal to 0 return 0, if else if n is equal to 1 return 1। ये पहली दूसरी पोजीशन है, यानी शुरू की दो पोजीशन, and else return 5 of n-1 plus 5 of n-2। अदरवाइज जो भी होगा तो ये रिटर्न होगा, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं होगी। व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा ये सोचना है if we are going to find the time complexity of this algorithm। क्योंकि हमने पीछे भी कुछ रिकर्जन एल्गोरिथम पढ़े थे जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n थी। तो परेशानी ये थी कि हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे रिकर्जन, ऐसे रिकर्जन को जिसकी पावर 2 की पावर n हो। तो कहता है कि डायनेमिक एल्गोरिथम बेसिकली इनको सॉल्व करेगी और वो इस कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स हाई कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम को जो है वो लीनियर के अंदर लेके आएगी। तो यहाँ पे ये भी इसी तरह की कैटेगरी है, तो भी हमें पता नहीं है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लेकिन हमने लिख तो दिया, यानी एल्गोरिथम तो लिख दिया गया भाई ये चलेगा। लेकिन जब उसको एनालाइज करने जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले कई दफ़ा ट्री बेस एनालाइजिंग की थी, तो वही ट्री बेस एनालाइजिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये देखा जाए तो मैं इसको 5 के लिए रन कर रहा हूँ, 5 ऑफ 3 रिकर्सिव ट्री 5 के लिए अगर रन हो तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आएगी, क्योंकि जो हमारे पास रिजल्ट है वो रिटर्न 1 और 0 पे, इसके अलावा तो एडिशन है। तो 5 ऑफ 5 का मतलब है 5 ऑफ 5 का मतलब है कि 5 ऑफ n-1 5 ऑफ n-2। तो 5 ऑफ n-1 का मतलब 4 5 ऑफ 3 ये कॉल हो गया, बीच में इनका सम होगा तो ये 5 को मिलेगा रिटर्न। तो 5 ऑफ 4 का मतलब 5 ऑफ 3 एंड 5 ऑफ 2, और जो रिजल्ट आएगा वो 4 को मिलेगा। एंड देन 5 ऑफ 2 5 ऑफ 1, और ये रिजल्ट जो है वो बेसिकली 3 को मिलेगा। एंड देन 5 ऑफ 1 5 ऑफ 0 और ये, और इसी तरह से सिमिलरली सारे एलिमेंट हमने सॉल्व कर लिए। How many recursive call? I think 15 or 16 recursive call हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 recursive call। यानी 5 अगर आप डेटा दे रहे हैं तो 15 recursive call है, और अगर मैं 6 दे दूंगा तो क्या होगा, 7 दे दूंगा तो क्या होगा। तो इट मीन्स यू इस यानी जब मैं डेटा बढ़ाऊंगा तो इस अब हमें देखना ही है कि 5 पे 15 रिकर्सिव कॉल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 6 कर दूंगा तो कितनी रिकर्सिव कॉल होंगे, और 7 कर दूंगा तो कितने रिकर्सिव कॉल होंगे, ये हमें बेसिकली यहाँ पे जब हम इसको इस तरह चेक करेंगे तो ये एक एक्सपोनेंशियल कैटेगरी में चला जाएगा कि अगर मैं इसको 7 कर दूं तो कितने रिकर्सिव कॉल है, 8 कर दूं तो कितने रिकर्सिव कॉल है। तो इसको हम आसानी भी सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह से भी रिलेशन से सॉल्व कर लें, या फिर इसका जो है वो टीएन करके सॉल्व कर लें। लेकिन उसने यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट किया कि वी आर सीइंग हियर कि कितने रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं। 5 एक दफ़ा हो रहा है, 5 2 दफ़ा हो रहा है, 5 3 2 दफ़ा हो रहा है, 5 3 दफ़ा हो रहा है, 5 1 5 दफ़ा हो रहा है, 5 0 3 दफ़ा। कोई गलती है तो सही कर लेंगे उसको। तो ये बेसिकली इसके टोटल नंबर ऑफ कॉल हैं। तो मैं अगर 5 ऑफ 2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ या 5 ऑफ 3 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो फिर मैं 5 ऑफ 3 यहाँ क्यों दोबारा कैलकुलेट करूँ अपनी टॉप, यानी मैं 1 2 3 4 5 ये 5 कॉल को मैं सेव कर सकता हूँ। अगर 5 ऑफ 3 यहाँ से कॉल कर लिया और 5 ऑफ 3 दोबारा कॉल होता है तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टोर डेटा मौजूद है जो कि रीयूज हो जाएगा। दिस इज बेसिकली डायनेमिक टेक्निक। इस बेसिस पे मैं डायनेमिक टेक्निक को इस्तेमाल करूँ।
ठीक है। तो कहता है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो रिजल्ट कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है, यू नो दैट, इसको हम कई दफा देख चुके हैं, तो रिजल्ट जनरेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि 5/1 का रिजल्ट 1 रिटर्न होगा, 5/0 का रिजल्ट जो 0, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास इस एल्गोरिथम से, 5/0 0 होगा, 5/1 1 होगा। तो इस जगह से आपने 5 के रिजल्ट रिटर्न किए, और फिर जो रिजल्ट होगा रिटर्न इसको मिलेगा प्लस होके, तो 1 + 0 1 आ जाएगा। सिमिलरली 5/1 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 5/3 का रिजल्ट 2 हो जाएगा। एंड इसी तरह सिमिलरली 5/1, अब हालांकि 5/1 यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि डीपी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको 1 इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 3 0 इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे कह देंगे 1 और 2 1 3। एंड सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके 5/5 निकालने के लिए कहा गया था। 5/5 जो है 5, यानी 5th पोजीशन पे जो फिबोनाची सीरीज होगी उस पर डेटा भी जो है वो 5 ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने रिकर्सिव ट्री से हासिल कर, लेकिन हम जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिकली रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे रिकर्सिवली सॉल्व हो रहे हैं, और हम इसको बेसिकली रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो कहता है ये है कि इसको रिकर्सिवली रिमूव करना है, तो अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो इसको एनालाइज कैसे करूँगा? तो कहता है एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे कहते हैं कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेव एल्गोरिथम इज, अगर हम इसको अपने जर्नल एल्गोरिथम से करना चाहें जो हमें दिया हुआ है, तो उस बेसिस पे आप कहेंगे कि देखिए एल्गोरिथम के बेसिस पे मैं इनिशियली क्या लिखूंगा कि अगर मुझे इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए t ऑफ n, ठीक है, अगर मुझे चाहिए t ऑफ n, तो मैं कहूंगा t ऑफ n अगर निकालना है तो इज डिपेंडिंग ऑन, दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक एलिमेंट की ये है रिकर्सिव कॉल, जो कि बेसिकली आपके एक्सपोनेंशियल की तरफ लेके जाएगा। अभी तो हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे भाई इसका तो रिजल्ट ये है कि t ऑफ n-1 अगर हमें पता हो, प्लस t ऑफ n-2 अगर हमें पता हो, यानी t अगर tn निकालना चाहते हो तो t ऑफ n-1 में कितना टाइम लगेगा, tn-2 में कितना टाइम लगेगा, और कुछ कांस्टेंट रनिंग टाइम, यानी कांस्टेंट इसलिए कि ये बेसिकली हमारे पास प्लस भी कर रहा है इसको, और एक के लिए कुछ कांस्टेंट जो है वो टाइम भी हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हमने यहाँ पे ही लिख दिया। ठीक है, तो ठीक हो गया था पसंद आ रही। तो अब मसला ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस की हैं, वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे कहा गया, हमने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस tn-2 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया, बट whenever we are going to analyze this one, we will assume that t of n-1 और t of n-2 में सिर्फ एक एलिमेंट का फर्क है, तो हमने कहा कि we take tn-2 as a tn-1, हमने यहाँ पे tn-2 को tn-1 ले लिया, तो क्या बन जाएगा ये tn-2 which is plus tn-1 and plus order of 1। तो क्योंकि हम एक छोटे एलिमेंट को बड़ा कर रहे हैं, तो ये वाली साइड थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो मैंने देखिए यहाँ पे बाद में इसका लेस देन का साइन शो कर दिया, ये tn इज लेस देन ऑफ, क्या लिख दिया उसमें 2tn+1, अब आसान हो गया ना कि tn2 को हमने tn-1 कर दिया, तो ये 2tn-1 हो गया। वी कैन रिकर्सिव प्रोसेस ऑफ दिस, हम इसका रिकर्सिव प्रोसेस कर सकते हैं, और मैंने ख्याल है कि हमने किया भी है इसको, अगर आप पीछे उठा के देखें तो इस चीज को हमने पहले एनालाइज भी कर चुके हैं, जो प्रिंटिंग वाले केस को किया था। ठीक है, और प्रिंटिंग वाले केस को अगर आप उठाएंगे तो आपको ये बिल्कुल सिंपल नजर आ जाएगा कि किस तरह से हमने किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे उसका रेफरेंस नहीं दिया, बल्कि मुझे आगे एक टॉपिक पढ़ाना है जो मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन उस तरफ जा नहीं पा रहा हूँ, डायनेमिक के बाद इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा। वर्क आउट बाय द मास्टर थ्योरम, मास्टर थ्योरम तरीके आ रहा है जो पैटर्न को देखता है, फिर अपने फॉर्मूले में इंसर्ट करता है, फिर कैलकुलेट करता है, और फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता है। तो उस बेसिस पे वो कह रहा है कि मास्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, और ये मुझे अगर मैं खराब क्लास से भूल भी जाऊँ ना, तो मुझे आपको एक स्टूडेंट जरूर याद दिला देना सर मास्टर थ्योरम कराना है, आपको आना चाहिए कि कैसे सॉल्व होते हैं मास्टर थ्योरम। तो ड्यूरिंग वर्क आउट बाय द मास्टर थ्योरम देन विल गेट ऑर्डर ऑफ 2n व्हिच इज द एक्सपोनेंशियल, यानी अगर मैं इसको मास्टर थ्योरम से सॉल्व करूं या अपने रिकर्सिव बेस जो मैंने पहले सॉल्व किया था उससे सॉल्व करूं, किसी भी तरीके से सॉल्व करूं, ये एक एक्सपोनेंशियल कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो की पावर n हो जाएगी। बात समझ आ रही? तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम, यानी मैं अगर इसको ध्यान ना दूं और एल्गोरिथम को रन करके दे दूं कंपनी को कि तुम चलाओ उसको, और फिबोनाची सीरीज जो है वो बन रही है इससे, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर 1000 एलिमेंट आ जाए तो सोच सकते हो कि इसको कितनी कंप्यूटेशन टाइम लगेगी, 2 की पावर 1000, 2 की पावर 1000 को सोच सकते हो कि अगर एक सेकंड भी एक एलिमेंट को सॉल्व होने के लिए लगे ना, वैसे तो चलो
1 सेकंड नहीं लगता, नैनो सेकंड में, तब भी आप 2 की पावर 1000 कैलकुलेट करोगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, वो कंप्यूटेशन कंप्लीट नहीं होगी 1000 में एक्सपोनेंशियल होने की वजह से। So it is not acceptable. So we have to very careful about that कि अगर हम कोई एल्गोरिथम बना रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो we have to basically check either is time complexity is acceptable in or not acceptable. वो हमें देखना है। तो इसको बेसिकली हम मिनिमाइज करेंगे, सप्रेस करेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, और डायनेमिक एल्गोरिथम में लेके आएंगे। तो फिबोनाची सीरीज इशू ऑफ द सब प्रॉब्लम इन द रिकर्सिव कॉल देयर आर सेवरल ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। बता दिए मैंने ग्रीक में जो लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया तो हैंड रेस करके पूछ लेना या टेक्स्ट में पूछ लेना। एवरी टाइम इट कॉल्स एंड एग्जीक्यूट द सब प्रॉब्लम व्हिच वेस्ट द कंप्यूटर कॉस्ट। एक ऐसी चीज कॉल हो रही है जो बार बार कॉल हो रही है और वेस्ट कर रही है आपकी कंप्यूटर कॉस्ट, ठीक है, तो वो हमें हटाना है। कहते हैं इन केस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एवरी टाइम सब प्रॉब्लम स्टोर, अब हम क्या कह रहे हैं, एवरी टाइम द सब प्रॉब्लम स्टोर द वैल्यू एंड यूज इट अगेन एंड अगेन रेदर देन एग्जीक्यूट एवरी टाइम। यानी हम जो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, रन करें, उसको स्टोर कर लो और फिर उसके बाद उसको हम दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये बेसिकली मेन मोटिव है हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो मैंने रिमूव द रिपीटेड रिकर्सिव कॉल ओनली 6 कॉल नॉट क्यों लिखा है, ओनली 6 कॉल नाउ इट मींस n-1 कॉल्स। अब देखें ये जो कॉल्स हैं यही बेसिकली एक्सपोनेंशियल जा रही थी ना, कि अगर मैं 7 कर दूंगा 8 कर दूंगा तो इसके रिकर्सिव कॉल बढ़ती चली जाएंगी, जो जॉब को बढ़ाता चला जाएगा। अगर मैं स्टोर कर लूँ दोबारा कॉल करूँ नहीं, जैसे कि हिट हो मैं उसके नीचे वाले और उसको कॉल ही ना करूँ बल्कि रिजल्ट पिक कर लूँ। यानी मैं अगर इस तरह कर दूँ मिसाल के तौर पे, इफ यू विल सी विल डू लाइक दैट के वी हैव f of 1 और f of 0, ठीक है, the result of f of 0 is 0 and f of 1, ठीक है, and the result of f of 1 is 1. f of 2 is result of f of 2 is 2 because we have calculated the f of 2 from here. तो मैं इसको किसी जगह पे स्टोर कर लेता हूँ, अगर मेमोराइज कर लूँ, अगर मैं ये एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि मैं अगर मेमोराइज कर लूँ, मेमोराइज मतलब नहीं बोल रहे ये लोग क्योंकि टेक्निकल वर्ड है तो मेमोराइज कहते हैं, मेमोराइज अगर कर लूँ उसको मैं, तो आपको ये रिजल्ट्स यहाँ पे स्टोर होते मिल जाएंगे। तो whenever you go to this stage and finding the value of f of 2, you will basically first check in the memorized table. अब यहाँ चेक करेंगे, if you have basically result over there, आपके पास अगर चेक यहाँ पे मौजूद होगा तो फिर आप इसको बेसिकली क्या कर देंगे, इसका रिजल्ट पुट कर देंगे। We are not going to solve the bottom of this one. ये हम यहाँ पे इस तरह से मेथड इसको जो है अडॉप्ट करेंगे और इसके नीचे जो है ये मेथड इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो कहता है कि क्या होना चाहिए कि ये 501, 501, 501, 502 ये सब चीजें हमने यूज कर ली है। अब अगर 503 यहाँ से कट हो गए, मैंने इसमें कट नहीं लगाया, अगर 503 कट हो गए तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे कट हो गए। यानी अगर 503 कट कर दोगे तो ये सारे, हालांकि 502 में ये करना चाहिए लेकिन शो करने के लिए 502 का मतलब ये दोनों भी कट हो गए और 503 का मतलब है these four elements also will not be going to call them। अब जरा एक चीज को क्लिक करो कि जब मैं रिकर्जन, अच्छा यहाँ के लिए ये स्टेटमेंट है कि आप सिर्फ 6 कॉल हो रही है, यानी n दे रहे हैं तो n+1 कॉल है, 7 देंगे तो 7+1 कॉल, 8 देंगे तो 8+1 कॉल, मे भी मुझे नहीं पता, हो सकता है कि 5 ही आए, मैंने कोई गिना यहाँ पे, तो 0 से क्योंकि काउंट हुआ है तो इस वजह से 6 कॉल आ रही है, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो अब आप सोच सकते हैं कि आपकी कितनी गौर से सुनने की बात, कितनी बड़ी बेसिकली आप इसी केस की बात हो रही, इतना बड़ा ही क्यों ना आपके पास जो है वो सीरीज हो, मैं कह रहा हूँ 5/1000 कॉल करना है, और सुनना 5/1000 कॉल करना है मिसाल के तौर पर, तो आप कहेंगे कि भाई मैं क्या करूँगा 5/1000 तो मुझे नहीं पता इस वक्त क्या होगा, क्योंकि मैं उसको स्प्लिट करूँगा 5/999 और 5/998 जनरेट होगा, एक में 1 कम एक में 2 कम, फिर आगे जाएगा, समझ आ रही होती। और इस तरह से मैं इसको रिजल्ट को कैलकुलेट करते जाऊँ, क्योंकि ट्री में क्या होता है, हम तो ट्री एक दफा बना रहे हैं लेकिन ट्री एक दफा एक साइड पे पहले पूरी बनती है फिर दूसरी साइड पे क्रिएट होती है। तो जब मेरे पास बॉटम से ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो मैं इनको स्टोर कर दूंगा 501 का, 502 का, 503 का, 504 का, 506 का एंड सो ऑन टू 50999 या 998 का रिजल्ट तक स्टोर कर दूंगा। उसके बाद राइट साइड पे जब ये कॉल होने शुरू होंगे या अपनी ही ब्रांच में कहीं कॉल होने शुरू होंगे तो वो रिजल्ट ऑलरेडी किसके अंदर मौजूद होंगे, मेमोराइज टेबल के अंदर मौजूद होंगे।
इसका मतलब है मेमोइज टेबल के अंदर सारे रिजल्ट F0 से लेकर, ठीक है, और साथ साथ ये F0 से लेकर ये सॉल्व होता जा रहा होगा और रिजल्ट आते जा रहे होंगे, और जैसे जैसे ये दोबारा कॉल हो रहा होगा ये वही कॉल यहाँ से रिजल्ट यूज करता है। मेमोइज टेबल के अंदर टोटल कितने रिकर्सिव कॉल होंगे, जितना डेटा दिया है मेमोइज टेबल के अंदर इतने रिकर्सिव कॉल होंगे, और वो रिकर्सिव कॉल कहाँ हेल्प करेंगे, जहाँ पे ट्री के अंदर कॉल हो रहा होगा, ठीक है। और ट्री में हर रिकर्सिव कॉल कितनी दफा कॉल होगा, एक दफा कॉल होगा। क्यों? क्योंकि जब दूसरी दफा कॉल होने जाएगा तो उसके ब्रांचेस और वो कॉल इसलिए नहीं होगा कि वो पहले देखता है कि ये मेमोइज टेबल के अंदर है या नहीं है, अगर है तो फिर रिकर्सिव कॉल नहीं करता उसको और डायरेक्ट वहां से रिजल्ट पिक कर लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि F3 अगर यहाँ कॉल हो गया तो F3 यहाँ कॉल नहीं होगा, बल्कि ये मेमोइज टेबल में देखा जाएगा कि F3 यहाँ पे मौजूद है तो फिर इसका रिकर्सिव कॉल स्टैक में नहीं जाएगा, यहाँ से पिक कर लेगा। इसका मतलब है कि अगर हम डायनेमिक एल्गोरिथम के अप्रोच से बात करें तो हर रिकर्सिव कॉल एक दफा ही कॉल होगा, क्योंकि बाकी सेकंड टाइम जब ये कॉल होने जाएगा तो हमें पता है कि वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोइज टेबल के अंदर वो स्टोर कर दिया जा चुका होगा। तो हर रिकर्सिव कॉल हमें ये मालूम है एक दफा कॉल होगा। तो मैं कहूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर n डेटा है तो कितने रिकर्सिव कॉल होंगे, आप कहेंगे n डेटा है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के तहत अगर वी विल एसोसिएटेड द मेमोइज टेबल तो वी विल कॉल ओनली द n रिकर्सिव कॉल, समझ आए, n रिकर्सिव कॉल कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये मेमोइज टेबल नहीं होता तो फिर आप इसमें किसी पैटर्न के तहत बेसिकली आप इसके रिकर्सिव कॉल करते हैं, किसी में 2 की पावर n, किसी में फला, किसी में फला, समझ आए। तो इस तरह से हम और यही जो रिकर्सिव कॉल बढ़ती है ना, यही बेसिकली 2 की पावर n लेके जाती है या फिर और दूसरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाता है कि आपके पास 5 डेटा है और 16 रिकर्सिव कॉल है, आपके पास 10 डेटा और आपके पास 200 रिकर्सिव कॉल है, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है रिकर्सिव कॉल। तो उसको बेसिकली इसने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है इस प्रॉब्लम को, और कहता है कि अब रिकर्सिव कॉल एक ही दफा होगा, सेकंड दफा वो मेमोइज टेबल से जो है वो हिट करेगा। तो इस बेसिस पे उसने कहा कि अगर हम इसको मॉडिफाई करें अपने एल्गोरिथम की, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, तो अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो वो कहता है कि इसके अंदर सिर्फ एक मेमो का टेबल जो है वो ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, मेमोइज का टेबल ऐड कर लेंगे, और वो क्या करेगा कि जो रिजल्ट यहाँ से जैसे मिसाल के तौर पर f(1) है, इसको रिटर्न नहीं कराएंगे पहले, इसको जो अगर f(0) आ रहा है तो हम पहले उसको स्टोर कर लेंगे इसकी लोकेशन के ऊपर, स्पेसिफिक लोकेशन पे। f(1) रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न नहीं कराएंगे बल्कि उसको हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, समझ आए। इस तरह से 501, 502, 5n-1, 5n-2 का रिजल्ट है तो वो f में जाएगा और f से मेमो टेबल के अंदर चला जाएगा, और कॉल होने से पहले इस मेमो टेबल को स्टोर, ये चीज पहले नहीं थी और अब हमने इसको मेमोइज के अंदर जो है वो ऐड कर दिया। तो दिस इज बेसिकली इम्प्रूवमेंट विद डीपी, ये फिबोनाची सीरीज की इम्प्रूवमेंट है डीपी के साथ। If we have just inserted a memoized table, MEMOIZE, memoized table, ये रिमेम्बरी को कहते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड है, आप देख लीजिएगा इसकी मीनिंग। तो ये कहता है कि क्योंकि टेक्निकली यूज हो रहा होता है वर्ड ना, तो इसलिए मेमोराइज से को यूज नहीं करते, ये वाली टेक्निक नाम जो यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात है। तो ये बेसिकली अब सिर्फ क्या करेगा, जब सेकंड टाइम कॉल हो रहा होगा तो फर्स्ट चेक द मेमोइज टेबल, एंड अगर यहाँ से दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंप्रूवमेंट ऑफ द डीपी। ये पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट है डीपी के अंदर। मैं यहाँ पे हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। आप क्वेश्चन है तो पूछे, टेक्स्ट में पूछ लें, मैं अनम्यूट करता हूँ, अनम्यूट में पूछ लें, तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि इस टेक्निक में हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हासिल करेंगे। मतलब अभी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कहीं ना, मैं वो निकालेंगे, फिर उसकी और कोई ब्यूटीज हैं, तो टॉप डाउन है, बॉटम अप है या क्या है, तो वो दूसरी चीजें हम आगे बढ़ने से पहले आप अनम्यूट करना, क्वेश्चन पूछना है तो पूछना जी, टेक्स्ट में पूछना है, टेक्स्ट में पूछना है, ऑडियो पूछना, ऑडियो पूछना। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? मोहम्मद हारिस, साबिर, अजहर, हनीफ, क्या सब सो रहे हैं या सुन भी रहे लगते? लॉग इन में बात कर सुन रहे हो? नहीं है माशाल्लाह, चलो यहाँ से समझ में आ गया। तो कोई और सोच में सवाल है तो पूछ लो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा ना, या तो क्लियर है ना? चलो गुड है, ठीक है, सुन रहे हैं। सर ये चेक कहाँ कर रहे हैं कि मेमो में एफ है कि नहीं है?
ये तो सिर्फ मेमो में एफ डाल रहे हैं, चेक तो नहीं कर रहे, रिटेन तो नहीं कर रहे दोबारा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके लिए आपने प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। ये तो एक एल्गोरिथम मैंने तो बता रहा है वो कि ये आइडिया इंक्लूड करा दिया गया है, बात समझ आ रही है, इसके अंदर स्टोर कर लिया ना। अब जब आप इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो ये चेक करेगा, चेक करने का जो टाइम है, जैसे आप मेमोरी में सर्च करते हैं ना, जैसे पहली लोकेशन पे पहला जीरो लोकेशन पे, जी जी हैश टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बिल्कुल इसने ये भी कहा है, आगे आप पढ़ेंगे तो कहेगा हैश टेबल से इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो हैश टेबल से करेंगे तो ये तो कांस्टेंट रनिंग टाइम हो जाएगा, चेकिंग टाइम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा इसका, क्योंकि हैश टेबल का रनिंग टाइम कांस्टेंट होता है। सही है ना, समझ में आ रही बात है? तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली मेमो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अगर समझ आ गया तो। अच्छा देखो, कहता है फिबोनाची सीरीज इंप्रूवमेंट विद डीपी, कहता है किसी लम्हे एफ फिब ऑफ फाइबो ऑफ के, यानी फिब का मतलब है फाइबो ऑफ के ओनली, फाइबो ऑफ के ओनली रिकर्सिव द फर्स्ट टाइम इट्स कॉल ऑल वैल्यू ऑफ के, यानी ये एक रिकर्सिव है और एक ही दफा कॉल होगा तमाम के की वैल्यू के लिए। ये बात समझ में आती है? यानी अगर आपके पास अब कोई 5 दफा रिकर्सिव, यानी कोई 5 टाइम की फिबोनाची सीरीज को कहता है कि आप दें, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दफा ही रिकर्सिव कॉल होंगी। तो ये बताना चाह रहे हैं, तो होगा क्या, मेमोराइज्ड कॉल कॉस्ट इज ऑर्डर ऑफ 1, यानी जो सेव करने की कॉस्ट है वो तो वो बिल्कुल आसान है, यानी अगर एल्गोरिथम में जाके देखें तो जो आप सेव कर रहे हैं तो इसकी तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो सिंगल टाइम के अंदर हो जाएगी कॉस्टिंग टाइम जो इसको सेव करने का। कहते हैं नंबर ऑफ नॉन मेमोराइज्ड कॉल, कितनी नॉन मेमोराइज्ड कॉल होंगी, नॉन मेमोराइज्ड मतलब रिकर्सिव कॉल कितनी होंगी, यानी अब हमने क्योंकि मेमोराइज करना शुरू कर दिया है तो अब नॉन मेमोराइज्ड कॉल जो होंगी, मेमोराइज्ड कॉल जो होंगी बेसिकली वो n होंगी, अगर n डेटा है तो n होंगी। कौन कौन सी होंगे, f फिब ऑफ फाइबो ऑफ 1, फाइबो ऑफ 2, फाइबो ऑफ 1 एक दफा अगर कॉल हो गया तो वो स्टोर हो चुका होगा, दोबारा फाइबो ऑफ 1 कॉल नहीं होगा। फाइबो ऑफ 2 एक दफा स्टोर, इसका मतलब है सिर्फ n नॉन मेमोराइज्ड कॉल जो है वो हो रही होंगी। कहते हैं नॉन रिकर्सिव वर्क, नॉन रिकर्सिव वर्क की जितनी भी टास्क, जैसे अभी इन्होंने पूछा था कि हम इसको चेक तो नहीं कर रहे हैं, चेक कर ले हैश टेबल से, तो सारे के सारे कांस्टेंट रनिंग टाइम में नॉन रिकर्सिव टास्क जितने भी इसके अंदर उन्होंने एडिशन के, चेकिंग के, तो सारे के सारे कांस्टेंट रनिंग टाइम के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। और तो इस बेसिस पे अगर ये जो शुरू की 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, तो एक लाइन जो कि ऑर्डर ऑफ 1 की है, एक लाइन इसकी अगर देखी जाए तो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ, क्योंकि n रिकर्सिव कॉल होगा तो ऑर्डर ऑफ n आपको इसके लिए दरकार है टाइम, और नॉन रिकर्सिव कॉल के लिए ऑर्डर, तो अगर मैं सबको ऐड करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ 1, टोटल अगर ऑर्डर देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर n है, तो लीनियर ऑर्डर के अंदर हम चले जाएंगे। तो शिफ्टेड फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लीनियर, अब हमने अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल से लीनियर के अंदर शिफ्ट कर दिया। समझ आ रही बात है? वही काम, वही जॉब जो इस एक वक्त में एक्सपोनेंशियल हो रही थी, हमने सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है वो लीनियर के अंदर उसको शिफ्ट करके सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मेमोराइज मेथड डायनेमिक टेक्निक के अंदर क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली मेमोराइज मेथड का मतलब है रिमेम्बरिंग ना, तो नीचे बता देगा ये भी उसी की बात चल रही है थोड़ी सी, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग अगर मिस हो गया, स्लिप हो गया, तो वो बेसिकली हम यहाँ पे उसको देख लें। तो कहता है कि